हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 14 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं और जो चैप्टर आपके छूट गए हैं आप वो वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो जाके देखिए, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ हम देख लेते हैं कि हम कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है, बात हम करेंगे बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या है? अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर, अर्थ और वाटर की, तो जो आपकी अर्थ है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो उस सरफेस को कहते हैं लिथोस्फीयर। अब जो वाटर वाली सरफेस होती है जहाँ पर फिश वगैरह रहती हैं और जितना भी वाटर वाला है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये है आपका बायोस्फीयर। तो इनको हम बायोस्फीयर में कंसीडर करते हैं और इससे ही बायोस्फीयर बनता है। तो बायोस्फीयर आपका जो है वो टू पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका लिविंग रिसोर्सेज, जहाँ पर हम लिविंग रिसोर्सेज की बात करेंगे। मतलब लिविंग क्या है, यहाँ पे लिविंग जो चीजें होती हैं उनको हम कैसे रिसोर्स के की तरह यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका नॉन लिविंग रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग है, यानी कि नॉन लिविंग है वो मरे हुए रिसोर्सेज हैं और उनका हम यूज करेंगे। तो जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोटिक। बायोटिक को हिंदी में कहते हैं जैविक, यानी कि जीवित चीजें जिनमें जीवन है। ठीक है, यह लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो इसके जो एग्जांपल है वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ओके। अब आती है बात एबायोटिक की। तो एबायोटिक है तो जाहिर सी बात है, बायोटिक अगर लिविंग है तो एबायोटिक नॉन लिविंग होंगे। तो नॉन लिविंग में आपके क्या आते हैं? एयर, वाटर एंड लैंड। ओके। तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपका बायोस्फीयर समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो पॉल्यूशन के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो पॉल्यूशन तो आप जानते हैं कि एक एयर पॉल्यूशन होता है, एक वाटर पॉल्यूशन होता है और एक लैंड पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है आपका, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन के अंदर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे और एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम केमिकल वेस्ट की बात करेंगे। ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट की बात करेंगे और थर्मल वेस्ट की बात करेंगे। लैंड पॉल्यूशन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब जो खेती बाड़ी में वेस्ट होते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट में। ओके। तो सबसे पहली बात आती है कि लाइफ जो है वो अर्थ पर एग्जिस्ट किस तरीके से करती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी लाइफ फॉर्म को डेवलप करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हो जो है वो हमें सन से मिलेगी। ठीक है। तो सन हमें एनर्जी तो दे रहा है, अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो एक लाइफ फॉर्म इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ओके। तो यहाँ हम देखते हैं, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन रिसोर्सेस लाइक सॉइल, वाटर, एयर, एनर्जी फ्रॉम सन। एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? सन से। एयर हमारे पास है ही, वाटर है ही, सॉइल है ही, तो हम एक लाइफ डिपेंड कर सकती है। आप देखते हैं हम लोग किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे हम एक लाइफ फॉर्म है ह्यूमंस, तो वो सॉइल पे डिपेंड कर रहे हैं, वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं, एयर पर डिपेंड कर रहे हैं और एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं जो सन से मिल रही है। अगर उन्हें एनर्जी ना मिले तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बिना एनर्जी के सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी और हो सकता है लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉजेज विंड्स। अब विंड्स जो होती है, हवाएं, विंड किस तरीके से चलती है? तो जो ये लैंड पर और वाटर पर
जो आपके समुद्र है, उस पे जो गर्म हवा हो जाती है, हीट की वजह से जो हवा गर्म हो जाती है, उसकी वजह से विंड क्रिएट होती है, यानी कि विंड चलती है। ओके। अब इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्वेंटली कंडेंसेशन गिव अस रेन। अब रेन किस तरीके से होगी अर्थ पर? तो आप ये बात जानते हैं, जो वाटर का इवेपोरेशन होता है और वो वाटर इवेपोरेट होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें बारिश मिलती है, यानी कि वहाँ रेन होती है, जो क्लाउड की फॉर्म ले लेता है, यानी बादल बन जाते हैं, तो फिर वो रेन का काम करता है, यानी कि बारिश करता है। पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो या सॉइल पॉल्यूशन हो, ये हमारे इफेक्ट करते हैं लाइफ को। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, और जो ह्यूमन लाइफ को ज्यादा क्वांटिटी की बजाय कम कर देती है। मतलब आप ज्यादा जीने की बजाय कम जीते हैं और नई नई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से डेथ रेट ज्यादा हो जाती है और ह्यूमन डेथ ज्यादा होने लगती है। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। अब क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सपोज कीजिए जैसे कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हुई और हमने उसे इकट्ठा करने के लिए पॉन्ड बनाया, डैम तैयार किया, ताकि हम पानी का यूज कर सकें। तो उसको हमें, अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए ताकि उसे हम यूज कर सकें। ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर यूज अगेन एंड अगेन इन अ साइकिल fashion. This leads to a certain balance between the various component of the biosphere. अब देखिए, बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें हम एक साइकिल की तरह अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बायोस्फीयर में एक साइकिल क्रिएट करते हैं, और ये हमारी बायोस्फीयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ताकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो, उनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकें, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और वो एक बायोस्फीयर बेहतर मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके। ओके, अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए होते हैं, यानी कि प्राकृतिक तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल और सन के द्वारा दी गई एनर्जी। मतलब सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी from the sun are necessary to meet the basic requirement of all life forms on the earth। मतलब सन के द्वारा दी गई जो एनर्जी होती है, वो हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन लाइफ फॉर्म के लिए। ठीक है, ये अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, वो सन की एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, necessary to meet the basic requirement of all life forms from on the earth। okay, the stocks of nature which are useful to mankind। अब इसमें से मैनकाइंड के लिए जो यूजफुल नेचर रिसोर्सेज है, मतलब जिनका स्टॉक्स है हमारे पास, मतलब हमारे पास भंडार है, तो वो कौन से? आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एयर हमारे पास अवेलेबल है, जो हम ऑक्सीजन में यूज करते हैं। वाटर है ये हमारे पास, जो हम पानी में यूज करते हैं। सॉइल है, जो खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं और रहने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, तो इसमें मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ? ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो अर्थ पर है? ठीक है, द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अब देखिए, सपोज कीजिए ये अर्थ है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन जो है आपका, वो अर्थ का हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला आपका कहलाएगा लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। तो ये जो पोर्शन है वो आपका लिथोस्फीयर में आ गया है, जहां पर हम लोग रह रहे हैं।
अर्थ की जो ऊपर की क्रस्ट है, मतलब अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है या ऊपर की जो क्रस्ट है जहां आप चल रहे हैं, वो कहलाएगी लिथोस्फीयर। ठीक है। अब इसके अलावा वाटर कितना परसेंट कवर किया हुआ है? अब जहां अर्थ के अलावा जितना भी पोर्शन बचता है, 75% वाटर कवर करा हुआ है अर्थ का। अर्थ का जितना भी एरिया है, 75% ऑफ वाटर। ठीक है। 25% हमारी अर्थ है, जहां पर हम, सॉरी, लिथोस्फीयर है, जहां पर हम रह रहे हैं। देखिए, द आउटर मोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ की आउटर मोस्ट क्रस्ट है उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर जो है वो अर्थ की 75% सरफेस को कवर कर रहा है। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। इसके अलावा अंडरग्राउंड भी मिल जाता है। आपने देखा होगा, जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं या जो हम पानी पीते हैं, तो वो ग्राउंड से ही आता है। ठीक है। हमने अपने नल लगवा लिए पानी के लिए, समर हो या आपका किसी भी तरीके का, हमने खुदाई कराई, बोरी वे खुदाई कराई, ट्यूबवेल वगैरह आपने देखे होंगे खेतों में चलते हैं, या आपके घरों में समर लगे होते हैं, या वाटर का जो सोर्स होता है जो जमीन से आने का, तो वहां पर भी हमारे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है। जो अंडरग्राउंड होता है अर्थ के। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। ठीक है। तो ये हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। अब इस पूरी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह जो ओढ़ा हुआ है वो एटमॉस्फेयर है। अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो इस तरीके से प्रेजेंट है जैसे कि आप ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते हो। ठीक। तो एटमॉस्फेयर पूरी अर्थ पर एक ब्लैंकेट यानी कि एक चादर है उसकी, पूरी अर्थ पर, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो आप समझ नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है। बायोस्फीयर की बात करते हैं हम। ठीक है। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये हो गया लिथोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं अर्थ। ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। ठीक है, वाटर। अब देखते हैं ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर विद एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। इट मे बी इट मे बी बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट स्लाइड में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एबायोटिक मतलब अजैविक, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है। तो जो बायोस्फीयर बनना है वो आपका एटमॉस्फेयर, अर्थ और वाटर से बनना है। ठीक है। ये वाला हाइड्रो ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये सब मिलके क्या बना रहा है आपका बायोस्फीयर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं एयर। अब हम बात करेंगे एयर की। तो एयर क्या है? सबसे पहली बात, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो एयर होती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है और भी अदर गैसेस होती हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर प्योर ऑक्सीजन लेगा तब भी उसकी डेथ होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तब भी उसकी डेथ होगी। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए कि प्योर ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है और कम ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो जो हम लेते हैं नॉर्मल लाइफ में वो हम एयर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है और अदर गैसेस भी मिक्स होती हैं। ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो यहाँ एयर की करेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है। Air contain oxygen which is essential to living organism for respiration. So it is called breath of life. तो जो एयर होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, और किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। और ये कहलाती है ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी कि जब तक सांसें चलेंगी आपकी, जब तक जिंदगी चलेगी। और आपकी ऑक्सीजन, एयर बंद हुई तो आप डेथ हो जाती है। तो ह्यूमन लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो एयर पर करती है। जब तक वो सांस लेता रहेगा तब तक आप उसे कहेंगे कि वो लिविंग है।
जिस दिन उसकी सांस रुक गई उस दिन आप कहेंगे नॉन लिविंग है। ओके, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? एटमॉस्फेयर का हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए मून पे भी ह्यूमन जा चुका है, ठीक है, इंसान जा चुके हैं, लेकिन मून पर जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, अब सन से जो रेज आ रही है डायरेक्ट, सनलाइट जो आपकी अर्थ पर आ रही है, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें यूवी रेज होती हैं। तो जब एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस पर है तो वो उसको पार करती है, एटमॉस्फेयर से पार होकर आएगी। एटमॉस्फेयर एक शीशे की तरह काम कर रहा है, तो जब वो लाइट होगी सन की, तो वो जब उससे पार होगी तो जो यूवी रेज होती हैं और जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो रेज वहीं के वहीं रोक देता है एटमॉस्फेयर, और वो उसे छान के नीचे की तरफ भेजता है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर हमारी जो हीट है अर्थ की, उसको मेंटेन करता है, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज करेगा, वो नहीं रहेगा जो हम नॉर्मल लाइफ में हम चले जाते हैं, धूप में आ जाते हैं। तो ये हमारी फसल खड़ी है, जो हम लोग फसल उगाते हैं, तो वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाए अगर एटमॉस्फेयर ना हो। तो ये समझ लिया आप, एटमॉस्फेयर ऐसे काम कर रहा है कि शीशे से लाइट छन के आ रही है, ठीक है, एक शीशे की तरह काम करता है, जो हमारे हम सबको एक तरीके से सेफ रख रहा है। तो एटमॉस्फेयर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होती है आपकी, वो एक बैड कंडक्टर है हीट का। इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। देखिए अब एयर क्या करती है, जब लाइट आई सन से, टेम्परेचर राइज करने लगा, तो एयर जो होती है वो उसको नॉर्मल कर देती है, और ये उसको डे में ही नहीं करती, ये उस ये पूरी साल ऐसी करती है। मतलब टेम्परेचर राइज करा, एयर आई, उसने हीट को शांत कर दिया और एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों के लिए मेंटेन करती रही, ठीक है। प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है, चाहे दिन हो या रात हो। इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आवर स्पेस, और जो हमारे स्पेस में हीट प्रेजेंट है उसको स्लो डाउन करती है, मतलब टेम्परेचर को स्लो डाउन करती है। नॉर्मल से एग्जांपल आप ले सकते हैं, एट मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर, so the temperature is varies from 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, मून पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहां का टेम्परेचर जो है वो वेरीज करता है 190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो डायरेक्ट सनलाइट जो आ रही है वो डायरेक्ट आ रही है मून पर, तो उस वजह से वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा रात के दिन के टाइम, और रात के टाइम एकदम माइनस में चला जाएगा। तो टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे। ओके, तो एटमॉस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं विंड। तो विंड किस तरीके से काम करती है, देखते हैं विंड किस तरीके से क्रिएट होती है। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। तो जब दिन होता है तो उस वक्त पर जो विंड होती है वो सनलाइट की वजह से गर्म हो जाती है। मतलब जो एयर है, मतलब जो आप ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सी साइड में जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, तो वो किधर चलती है, उसकी डायरेक्शन सी टू लैंड चलती है। और जब रात होती है तो दोनों साइड का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो उस वक्त पे एयर जो होती है आपकी वो लैंड टू सी चलती है। ओके, तो ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। दिस इज बिकॉज द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग, ठीक है, क्योंकि जो लैंड की हीट होती है वो फास्टर होती है एंड स्टार्ट्स राइजिंग, और वो राइज करने लगती है।
ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम द लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ चलेगी रात में। इट इज दिस इज बिकॉज एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, और जब रात होती है तो उस वक्त पर जो आपकी विंड होती है वो कूल होने लगते हैं, मतलब लैंड और आपके जो सी होते हैं वो कूल होने लगते हैं, इसीलिए आपकी जो विंड होती है वो लैंड टू सी चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो डेजर्ट होती है, रेगिस्तान होता है डेजर्ट एरिया, वहां पर टेम्परेचर एकदम से राइस, दिन के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात के टाइम वहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहां डेथ दोनों तरीके से हो जाती है, गर्मी से भी आदमी मर जाता है और सर्दी से भी आदमी मर जाता है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट विंड्स, और जब एयर का मूवमेंट होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो वो विंड को क्रिएट करती है। ओके, अब बात करते हैं हम रेन की, यानी कि बारिश। अब आपने अर्थ देख ली, एयर देख लिया, अब बारिश की बात करेंगे कि बारिश कैसे होती है। रेन इज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन, तो ये तो आप जानते हैं कि रेन जो होती है वो वाटर इवेपोरेट होता है और वो जाके कंडेंसेशन हो जाता है, उसका मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद वो बारिश के फॉर्म में आ जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। रेन इज फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर थ्रू वाटर साइकिल इन which distribution of water take place. Rain is very important because it carries out all the agriculture process in the plants. तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो रेन होती है वो इवापोरेशन से होती है और उसके बाद एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और फिर वो बारिश के फॉर्म में अर्थ पर आ जाती है, और ये साइकिल चलती रहती है। उसके बाद रेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं, यानी कि अगर हमने खेती करी तो उन प्लांट्स के लिए भी रेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रेन। सो वी शुड कंजर्व रेन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग डैम, पूल्स ईटीसी। अब देखिए, अब रेन का फायदा लोग किस तरीके से उठा सकते हैं। बहुत सी जगह आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े पॉन्ड बने होते हैं, यानी कि तालाब बने होते हैं और गाँव में होते हैं, और डैम बने होते हैं, तो वो जितनी भी पानी है, मतलब बारिश का जितना ही पानी है वो इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वो उसे जब सूखे की स्थिति हो या पानी की शॉर्टेज हो तो हम उस पानी का यूज कर सकें। तो इस तरीके से जो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो डैम बनाती है, तालाब बनाती है, ताकि पानी इकट्ठा हो सके और जब हमारे पास पानी की शॉर्टेज हो किसी भी वजह से तो हम उस पानी का यूज कर सकें। ओके, एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं हम। एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, लाइक, देखिए इसमें ये कह रहा है कि एयर जो पॉल्यूशन होता है, अगर एयर के अंदर हार्मफुल कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं, नाइट्रोजन होती है, फ्लोराइड होती है, लेड होता है, निकेल है आपका, आर्सेनिक है, एंड डस्ट पार्टिकल। इसके भी अलावा काफ़ी चीज़ें जो होती हैं हानिकारक होती हैं, वो करती हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें एयर के अंदर प्रेजेंट है तो वो एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, आप एयर पॉल्यूशन के लिए इन चीज़ों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एयर पॉल्यूटेड है या नहीं है। अगर ये एयर के अंदर प्रेजेंट है तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये हमारी बॉडी पे किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और प्लांट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं वो देखते हैं। इट में कॉजेज इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर देखते हैं रेस्पिरेटरी एंड रीनल प्रॉब्लम्स, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और रीनल किडनी की प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, हाई ब्लड प्रेशर होगा, आई इरिटेशन होगा और कैंसर होगा। ठीक है, इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर रिड्यूस ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का डीजनरेशन होने लगेगा। मोटले पैचेज स्पॉट्स ऑफ कलर्स आपको दिखाई देंगे लीव्स पर, लीव्स पर आपको धब्बे दिखाई देने लगेंगे, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में एयर पॉल्यूशन है। अगर इस तरीके की बीमारी ह्यूमंस में होने लगे ज़्यादा क्वांटिटी में
और प्लांट्स में आपको ये चीज़ें दिखाई देने लगे, तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये जगह एयर पॉल्यूटेड है। ओके? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे आई होप। अब बात करते हैं एसिड रेन की। अब देखिए जब पॉल्यूशन एयर में ज़्यादा होता है, तो उस वजह से एसिड रेन भी हो जाती है। अब एसिड रेन की रीज़न भी बहुत से हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न, आपने फॉसिल्स जलाए, फ्यूल्स गाड़ियों का धुआं, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 are released. These gases are dissolving in water form nitric acid and sulfuric acid. और ये जो गैसेस होती हैं वाटर में मिक्स हो जाती हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में। अब देखिए एसिड रेन में, जैसे कि आपने सपोज कीजिए घर पर किसी तरीके का कुछ इस्तेमाल करा, आपको जान नॉलेज तो है नहीं, ठीक है, आपने कुछ जलाया और उसकी वजह से आपके हाउस से NO2 SO2 गैस निकली, ठीक है। गाड़ी जो होती है, जो बाइक्स, कार, बस, ट्रक्स जो होते हैं, उनमें से जो गैसेस निकलती हैं वो NO2 SO2 निकलती हैं। फैक्ट्रीज जो होती हैं उसमें से NO2 SO2 या अदर गैसेस निकली, ठीक है, वो सब हमारे एयर पॉल्यूशन का रीजन बनते हैं। अब देखिए इवेपोरेशन हुए, विंड एंड एयर इसमें कंबाइंड हो गई, फोटो ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद पॉल्यूटेंट मिक्स विद H2O, O2 एंड अदर केमिकल्स। तो जो पॉल्यूटेंट मिक्स हुआ वो H2O से हुआ, O2 से हुआ एंड अदर केमिकल्स से हुआ। उसके बाद ये आगे बढ़ा, वेट डिपोजिशन H2SO4, HNO3 एंड स्नो, ड्राई डिपोजिशन डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस, ठीक है। अब बारिश हो गई तो ये जो हुई ये आपकी एसिड रेन हो गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्लांट मर गए, प्लांटों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपकी स्नो मेल्ट हो गई, ठीक है, स्नो को दिक्कत हुई। स, अब ये इसके बाद जब ये सब आ गई, ये ड्राई डिपोजिशन एंड डस्ट पार्टिकल भी गैसेस ये सब नीचे आ गई, तो इन्होंने क्या करा, ये कहाँ जाकर मिली आपकी, जो आपके आसपास नदी है, ठीक है, और आपके जो रिवर्स निकली होती है उसमें जाके मिली एक, और इन्होंने किसे नुकसान पहुंचाया, प्लांट को तो पहुंचाया ही पहुंचाया, इन्वायरमेंट को भी पहुंचाया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने खेती को भी नुकसान पहुंचाया, उसके बाद हार्म करा इन्होंने एक्वाटिक लाइफ को। अब जो एक्वाटिक लाइफ होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको ये हार्म पहुंचाती है। तो एसिड रेन जो होती है वो इसी तरीके से होती है। इसीलिए जब भी फर्स्ट बारिश हो उसमें आप नहाया ना करें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स वगैरह पहली बारिश में सब नीचे आते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कीप द अर्थ वार्म मच लाइक ग्लास विच कीप्स द ग्रीन हाउस वार्म। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे अर्थ पर एक ग्लास का काम करती है जो ग्रीन हाउस वार्म होता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ रहे हैं CO2 जो हम छोड़ते हैं, मतलब कि हमने ऑक्सीजन ली और उसके बाद जो हमने एयर छोड़ी उसमें CO2 है, ठीक है, जो हमने छोड़ा वो CO2 गैस है। अब देखिए CO2 अगर इंक्रीज हो जाए तो उसके नुकसान क्या है, इंटेंसिफाइड ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये इफेक्ट पहुंचाएगा। लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनेगा। इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेगा। मे लेड टू मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स, जो पोलर कैप्स होते हैं यानी कि जो पोलर आइस होती है उनको ये पिघलाने लगेगा। मतलब जो आइस है, जो हम कहते नहीं है साउथ नॉर्थ पोल, ये वहां से आइस पिघल गई, ठीक है, तो इस तरीके से ये आइस जो होती है वो मेल्ट होने लगती है। सबमर्जिंग नंबर ऑफ कोस्टल सिटीज, और जो कोस्टल सिटीज होगी उसके नंबरों में फर्क आने लगेगा, ठीक है। चेंज इन एनवायरनमेंट अफेक्ट यूज एंड आवर एक्टिविटीज, चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट पर अफेक्ट डाले। कोई भी चीज एनवायरनमेंट में देखिए आप नॉर्मल तरीके से समझिए, CO2 से ही ताल्लुक नहीं है, कोई भी गैस अगर हद से ज्यादा हो जाए
या आप कोई भी काम हद से ज़्यादा कर दो तो वो नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? अब बात हुई गैसेज़ की, तो इस तरीके से ग्रीन हाउस की जो गैसेज़ होती हैं, वो हमें अफ़ेक्ट पहुँचाती हैं, ओके? ओके, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, कॉजेज़ बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन्स के ज़रिए दी गई हैं। मतलब ह्यूमन ने जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम्स दी हैं। तो उसमें जो फर्स्ट आता है वो डिप्लीशन ऑफ ओज़ोन लेयर का आता है। मतलब जो ओज़ोन लेयर है वो ह्यूमन्स की वजह से पतली हुई है, ठीक है? ओज़ोन लेयर जो है वो ह्यूमन्स की वजह से ही पतली हुई है, क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, ओज़ोन लेयर इज़ प्रेज़ेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो ओज़ोन लेयर जो प्रेज़ेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। ओज़ोन लेयर इज़ प्रेज़ेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। जब इसे पढ़ाएँगे तब आपके बहुत काम आएगा। तो ये जो ओज़ोन लेयर प्रेज़ेंट होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और ये पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का। फ्रॉम 16 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से ये हमारे 16 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक है, ओके? ओज़ोन की लेयर। Ozone is an allotrope of oxygen. Its molecule is made up of 3 oxygen atoms. Molecular formula is O3. ओजोन जो है वो हमारा एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O3, ठीक है? इस तरीके से लिखा जाता है O3, ठीक है? Ozone layer absorbs the ultraviolet rays coming from the sun and protect living beings from their harmful effect. देखिए, ओजोन लेयर जो है वो हमारी जो सन से जो लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसको रोकता है। मैंने आपको एटमॉस्फेयर में बताया कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि हमारी यूवी रेस को रोकती हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेस हमारी अर्थ पर आ जाए तो उसकी वजह से हमें स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट हो मतलब मोतियाबिंद होगा आई में, और ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगेगा। और इसके भी अलावा बहुत सारी डिसीज हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होने लगेंगी। तो इसको रोकने का काम कौन करती है? ओजोन। और इसको ओजोन लेयर का ही डिप्लीशन किसने करा? ह्यूमंस ने, ठीक है? हम लोगों ने ही इसे ओजोन होल दिया। मतलब ओजोन लेयर में जो होल दिया वो हम लोगों ने दिया, और हम ही लोगों ने ओजोन लेयर को नुकसान भी पहुंचाया। अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ रहे हैं, और हमारी जो घर के रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिजेस, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। मतलब हमारे ही एक्सपेरिमेंट हम पर ही भारी पड़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है? तो देखिए, तो ओजोन लेयर की जो रेज है, अगर वो हाँ, ओजोन लेयर अगर सन से आई हुई रेस को प्रोटेक्ट रेस से हमें प्रोटेक्ट ना करे तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? तो देखिए, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट इन आइज हो सकता है मतलब मोतियाबिंद, और हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। The decline of ozone layer thickness in Antarctica was first observed in 1985. 1985 में सबसे पहले हमें अंटार्कटिका में ओजोन लेयर के डिप्लीशन का पता चला है, जिसे हमने नाम दिया ओजोन होल। यानी कि ओजोन लेयर में होल हो गया, वहां पर ओजोन लेयर पतली हो गई, ठीक है? तो कब पता चला हमें? 1985 में। इस बात को आप याद रखिएगा कि जो ओजोन लेयर के बारे में हमें पता चला वो 1985 में पता चला, और कहाँ पता चला था, कहाँ डिस्कवरी करी? अंटार्कटिका में, ओके? अब नेक्स्ट देखते हैं रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का होल होने की वजह क्या है, या ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह क्या है? हमने यूज करी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ पर मौजूद थी वो? हमारे घर में, रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है? अब तो कंपनीज कहती हैं कि सीएफसी फ्री है, सीएफसी गैस का अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जो आपके रेफ्रिजरेटर्स थे होते हैं उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो उनके कंप्रेसर में डाली जाती है। मतलब जो आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रिजेस होते हैं, आप उनके पीछे पढ़िएगा तो उसमें गैस लिखा होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है?
जेट प्लेन्स, जो हमने जेट प्लेन्स बनाए उसमें यूज हो रही है। स्प्रे कैन्स होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले में, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। और इन जेट प्लेन्स में जो गैसेस होती हैं, स्प्रे कैन्स में होते हैं, आग बुझाने वाला जो होता है फायर, उसमें हो रहे हैं, तो ये सब ओजोन डिप्लीशन का कारण है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जितना एक ही बार में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मोक की। तो स्मोक वर्ड किससे बना आपका? स्मोक प्लस फॉग, तो यहां से लिया गया Sn और यहां से लिया गया Og, तो आपका बन के तैयार हो गया स्मोक, ठीक है। अब स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्मोक जो होता है वो आपका एयर पॉल्यूशन का टाइप होता है, और जिन सिटीज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, स्मोक होता है, समझे आप। जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा या जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा जो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन कर रहा है, तो वहां पर स्मोक सबसे ज्यादा होगा। द वर्ड ऑफ स्मोक कम फ्रॉम द blend of two words, smoke and fog. Smoke can form in any climate where there is a lot of air pollution, especially in cities. और कहाँ पर होता है? ज्यादातर सिटीज में होता है, ओके। तो अब हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये बात तो जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वाटर पे ही लिविंग डिपेंड करते हैं। क्योंकि हम खेती के लिए भी पानी का यूज करते हैं और हम पीने के लिए भी यूज करते हैं। पानी हम बहुत तरीके से यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। और हमें जिंदा रहने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। और जो पानी है वो हमारी अर्थ का 75% एरिया कवर करता है, और हमारी अर्थ के अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। और जो वाटर होता है वो रिवर और ओशियन की फॉर्म में हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ये बात तो आप समझ गए कि वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर अ वंडर लाइफ, अ वंडर लिक्विड, ये एक वंडर लिक्विड है। The most unusual natural component found on Earth and which fulfills almost various demand of different living organisms. तो ये बात तो आप जानते हैं कि ये एक अनयूजुअल नेचुरल कंपोनेंट है जो अर्थ पर पाया जाता है, और ये फुलफिल करता है लिविंग्स की डिमांड्स को, जो कि काफी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिमांड्स होती हैं लिविंग्स की वाटर को लेकर, ओके। About 3/4 of the Earth's surface is 75% are covered with water. तो जो 75% पार्ट है यानी कि 75% एरिया है अर्थ का, वो पानी से कवर है। इट इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड, देखते हैं आप जो हम नल लगा लेते हैं समर वगैरह पानी के लिए, वो अंडरग्राउंड से ही आता है। अ वेरी लार्ज एरिया ऑन द सरफेस, सी, ओशियन, सी हो गया, ओशियन हो गया, रिवर्स हो गई, तो इस तरफ वाटर बहुत पाया जाता है। एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, और एटमोसफेयर में किस फॉर्म में पाया जा रहा है? वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी कि वाष्प की फॉर्म में एटमोसफेयर में पाया जाता है। जब आपने देखा होगा कि वाटर वेपर होती है, उड़ती हैं और ये जाके क्लाउड का फॉर्मेशन करती हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। वाटर नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, वाटर जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। इट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। देखिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर मेंटेन करता है। अब आपने देखा होगा कि जो लोग व्रत रखते हैं या रोजा रखते हैं और वो खाना नहीं खाते, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा राइज कर जाता है, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे वो वाटर कंज्यूम तो कर नहीं सकते, तो उस दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हल्का सा राइज कर जाता है। और बॉडी आपको, जब उन पर्सन की आप बॉडी को टच करेंगे तो वो आपको गर्म लगेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है वो वाटर करता है, ठीक है।
ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती हैं वो वाटर मीडियम में होती हैं। ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन आवर सेल अगर बिटवीन सब्सटेंस दैट आर डिजोल्व इन वाटर। अब देखिए हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही हैं या हमारी सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं वो जो सब्सटेंस होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। ओके, तो वाटर इस तरह भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी की रिएक्शंस के लिए और हमारी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उनमें जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए वाटर इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिएक्शंस डिसॉल्व होती हैं वो वाटर में होती हैं। वाटर फॉर्म्स द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये बात तो आप जानते हैं कि वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। ओके, अब बात आती है कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो आपको तो ये बात पता है कि वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से होता है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने रिवर के किनारे या झील के किनारे लोगों को कपड़े धोते हुए देखा होगा, तो वो जो डिटर्जेंट का पानी है वो जो साबुन है मतलब जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो या जो केमिकल्स यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए वो सब कहाँ जा रहा है? उस पानी में जा रहा है और वो वाटर पॉल्यूटेट कर रहा है। अब किसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो कचरा जा रहा है वो पानी वो वाटर में जा रहा है तो वहाँ से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो पहले हम लोगों के यहाँ की नदियाँ थी वो साफ-सुथरी हुआ करती थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो गंदी होने लगी और उनका वाटर पॉल्यूटेट होने लगा। आपने देखा होगा कि जैसे कि नाले हैं बड़े-बड़े, वो उन्होंने नदियों में छोड़ दिए। सीवेज लाइन्स हैं, वो उसका सारा कचरा जो ड्रेन हो रहा है, वो सब अ, पानी में हो रहा है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे पानी पॉल्यूटेड होने लगा और अब देखते हैं आप कि आपको वाटर ज़्यादातर पॉल्यूटेड ही देखने को मिलता है। व्हेन वाटर बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अगर पानी पीने के लिए अनफिट है एंड अदर यूज़ के लिए अनफिट है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि देन वाटर इज़ सेड टू बी पॉल्यूटेड, कि वो पानी पॉल्यूटेड है। जिस पानी को हम पी नहीं सकते या उससे हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो वो वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है? तो ये आप समझिए कि वाटर पॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है और कैसे हो रहा है। और आपने देखा होगा कि आप लोगों के घर का जो पानी जाता है, वो नालियों से होके फिर बड़ी नालों से जुड़ता है, फिर वो जितना भी ड्रेन होता है वो किसी रिवर में हो रहा है। तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा वो होता है क्योंकि प्रॉपर परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है इसका भी। कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या होते हैं? ठीक है? डंपिंग ऑफ वेस्टेज फॉर द इंडस्ट्रीज़ इनटू वाटर बॉडीज़। जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो पानी पानी में अपने फेंक रहे हैं। वॉशिंग फॉर क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज़, कपड़े-वपड़े धो रहे हैं वो पानी के आस-पास धो रहे हैं। आपने देखा होगा जो कपड़े धोने के लिए ले जाते हैं तो वो लोग जो इतना पानी कहाँ से लाएँगे? घर पे तो धोते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो घर पर धोते हैं। वो ज़्यादातर नदी या झील या तालाबों के किनारे ही बैठ के धोते हैं। स्प्रेइंग केमिकल इन वाटर फील्ड, अब आप कोई केमिकल स्प्रे कर रहे हो पानी के अंदर, तो उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। डंपिंग हाउसहोल्ड वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़, आपके घर का जो कचरा है वो भी पानी में फेंका जा रहा है, तो वो भी वाटर पॉल्यूशन का रीज़न है। अब देखिए यहाँ पे वेरियस कॉजेज़ हैं वाटर पॉल्यूशन के। बाथिंग ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, इंसानों का नहाना या जानवरों का नहाना, ठीक है? डिस्पोज़ल ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज, वॉशिंग क्लोथ्स, इसके अलावा भी बहुत से रीज़न है जो आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे आसानी से लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे सोर्स हैं वाटर पॉल्यूशन के। देखिए ये इंडस्ट्री है, ये अपना केमिकल्स वगैरह अपना जो वो है फेंक रहे हैं, यहाँ से हाउस का जा रहा है और ये देखिए ये सब पानी में जो है वेस्टेज फेंक रहे हैं। तो अब तो बहुत बड़े स्तर से सफाई चल रही है नदियों वगैरह की, तो धीरे-धीरे सब लोग डेवलप होंगे तो आई होप आने वाले टाइम में हम लोगों को अपनी रिवर वगैरह सब साफ-सुथरी देखने को मिले। सॉइल, अब बात करते हैं हम सॉइल की। सॉइल यानी कि मिट्टी, ठीक है? सबसे पहली बात कि सॉइल है क्या?
देखिए, मिट्टी जो है, आप ऐसे मान सकते हैं कि जो रॉक्स थी, वो चट्टानें धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट होती गईं, यानी कि वो धीरे-धीरे टूटती गईं और वो सॉइल में चेंज होती गईं। इसके अलावा जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल थे, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स जो थे, सॉइल और कार्बनिक कंपाउंड्स वो डिकेइंग हुए और इन्होंने सॉइल का फॉर्मेशन करा, ठीक है? अब इसके बाद ये जो थी, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ओके? सॉइल का जो मेन रोल था, सॉइल किस लिए यूज़ होती है देखिए, हम लोग अपने घर मकान बना रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट्स कर रही है, ह्यूमन्स के अलावा अदर्स एनिमल्स हैं, वो कहाँ रह रहे हैं? पानी में तो सब नहीं रह सकते ना, तो बहुत से अर्थ अर्थ पर रहते हैं, सॉइल पर रहते हैं। तो इस तरीके धीरे-धीरे जो बड़ी-बड़ी रॉक्स थी, चट्टानें थी, वो टूटती गईं वक़्त के साथ-साथ। ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में टूट के सब रेत बन गई होंगी। धीरे-धीरे वो टूटी, डिसइंटीग्रेट हुई और वो सॉइल में चेंज हुई और जो कार्बनिक मटेरियल्स थे या जो कंपाउंड्स थे, वो डिसइंटीग्रेट हुए। धीरे-धीरे जाकर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये किस यूज़ में आई? एनिमल्स एंड प्लांट्स की यूज़ में आई। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर सॉइल ना हो तो हम लोग क्या पानी में रह रहे होते? तो इस तरीके से सॉइल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग खेती करते हैं इस पे अपनी। हमें अगर क्या कहते हैं कोई गेहूँ उगाने हैं, मक्का उगानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सॉइल में हम खेती करते हैं। तो इस तरीके से सॉइल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सॉइल के बारे में देखते हैं। सॉइल इज़ द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या है? एक पोर्शन है अर्थ सरफेस का, ठीक है? कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेट सॉइल एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है? जो रॉक्स थी और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे वो डिसइंटीग्रेट हुए। इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैनी प्लांट्स और एनिमल्स को सॉइल सपोर्ट करती है। क्रिएशन ऑफ सॉइल्स वेरियस फैक्टर्स। सॉइल की जो क्रिएशन है उसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें से हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। ये आप याद रखिए। फैक्टर वन, सन। अब आप कहेंगे सन कैसे करता था? देखिए, सन से जो लाइट आ रही है वो किसी रॉक पर पड़ रही है, ठीक है, या किसी चट्टान पर पड़ रही है, तो वो उस वक्त सिकुड़ जाती थी, ठीक है? हीट से मतलब गर्म हो जाती थी, तो उसकी वजह से वो सिकुड़ जाती थी। और फिर उसके बाद जब रात होती थी तो वो ठंडी हो जाती थी, तो वो चट्टान फैलने लगती थी। मतलब उस तरीके से नहीं, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते थे। अब फिर दूसरे दिन वही प्रोसेस हो रही है कि गर्म हो रही है, फिर ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है। फिर जो रॉक्स थी वो इस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उनमें क्रैक्स पड़ने लगे। तो जो वो क्रैक पड़े धीरे-धीरे, तो वो सॉइल, बड़ी-बड़ी चट्टानें टूटी, फिर उनसे, उस रॉक्स में या चट्टानों से जो पार्टिकल्स अलग हुए, आप ऐसा समझ सकते हैं कि छोटे-छोटे कण जो अलग हुए, वो सॉइल्स में कन्वर्ट होती चली गई टाइम के साथ-साथ, ठीक है? हीट की वजह से, सन की हीट की वजह से, ओके? तो देखते हैं। द सन हीट्स अप रॉक ड्यूरिंग द डे, ठीक है? सन ने रॉक्स को हीट करा दिन के टाइम, सो दैट दे एक्सपेंड एट नाइट, दीज रॉक्स कूल डाउन। और रात के टाइम क्या हुआ? ये कूल डाउन हो गई एंड कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉक डू नॉट एक्सपेंड, सारे पार्ट जो थे रॉक्स के वो एक्सपेंड नहीं हो सकते थे एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे, मतलब एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते थे एट द सेम रेट, एक ही रफ्तार से। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। और इसी वजह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स थी वो ब्रेक हुई और स्मॉलर पीसेस में चेंज होती गई, ठीक है? तो पहला फैक्टर ये था। सेकंड फैक्टर देखते हैं, वाटर। वाटर ने क्या करा? अब देखिए, पानी, आपने देखा होगा कि नदी में पानी जो है बहुत फ्लो के साथ आता है। तो जब ये फ्लो के साथ आता था, तो जो रॉक्स के पीसेस होते थे बड़े बड़े, तो वो छोटे पीसों से टकरा रहे हैं, या छोटे पीस बड़े रॉक्स से टकरा रहे हैं वाटर फ्लो की वजह से, तो वो धीरे धीरे वो टूटने लगे। तो उसकी वजह से वाटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो गया।
ये समझिए आप कि रॉक्स जो होती हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो गए वाटर की वजह से। ओके, तो देखिए फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स। जो बहुत तेज रफ्तार से पानी बहता था वो बड़े और छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ ले गया ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम्स में। दीज रॉक रब अगेंस्ट अदर रॉक्स। अब एक रॉक दूसरी रॉक से टकराई यानी कि रब हुई। तो आप देखते होंगे कि अगर आप सपोज कीजिए एक ईंट ले लीजिए आप ब्रिक और उसमें दूसरी ब्रिक से मारिए तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे स्मॉल से पार्टिकल से अलग हो जाते हैं। देखिएगा आप, एंड द रिजल्ट एब्रेशन causes the rock to wear down into smaller particles। तो जो फ्रिक्शन लगा यानी कि घर्षण बोलते हैं उसकी वजह से जो एब जो इस रॉक्स के पार्टिकल्स थे वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होने लगे। ओके, अब विंड का काम क्या था, विंड क्या करती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी सैंड को। हवा क्या है, आई आपने देखा होगा कि अगर एकदम से आंधी आनी जाती है, आंधी तूफान से आ जाते हैं या तेज हवाएं चलें तो वो उसमें धूल कितनी उड़ती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, एक शहर से दूसरी शहर भी चली जाती है धीरे धीरे करके। सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल कैसा था इस बात को आप याद रखिएगा। लाइकेन जो थे, लाइकेन्स होते हैं ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये लाइकेन्स जो होते हैं स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं और ये चट्टान पर मतलब रॉक्स पर पूरी अपनी धीरे धीरे ग्रो करते थे और ग्रो करने के दौरान ये एक केमिकल रिलीज करते थे जिसकी वजह से जो चट्टान की लेयर होती थी वो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में बदलने लगती थी लाइकेन्स की वजह से। तो देखिए लाइकेन्स, लाइकेन मॉस ऑल्सो ग्रो ऑन सरफेस ऑफ रॉक, रॉक की सरफेस पर ग्रो होते थे। वाइल ग्रोइंग दे रिलीज सर्टेन सब्सटेंस, उस दौरान ये बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करते थे या केमिकल्स, प्लांट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो लाइकेंस जो है वो किसी तरीके का सब्सटेंस या कह लीजिए या केमिकल कह लीजिए वो रिलीज करते थे। दैट कॉजेज द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन एंड फ्रॉम अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये रॉक सरफेस पर एक पाउडर बना देते थे जो एक थिन लेयर बन जाती थी सॉइल की। ओके, तो लाइकेंस इस तरीके से काम करते थे। ओके, अब बात करते हैं सॉइल एरोजन की। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन जो होता है उसमें सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि खेत है, खेत की एक लेयर होती है, जैसे कि आप ये मानिए ये एक लेयर हो गई जो उपजाऊ है जहां पर आपके प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है, और एक लेयर जो होती है वो अनउपजाऊ होती है, यानी कि आप उसमें, तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी खेत की हो, तो वो फर्स्ट लेयर इम्पोर्टेंट होती है। अब हुआ क्या, पानी आया और इस लेयर को अपने साथ बहा ले गया, तो आपको कौन सी लेयर रह गई आपके पास, सेकंड वाली। हवा आई बहुत तेज, ठीक है, और उसने आपकी जो ये वाली लेयर थी वो आपकी बहा ले गया। आपने जो उपजाऊ थी मतलब जिस पे आप फसल कर सकते थे जो, ठीक है, अब आपकी क्या हुआ, आपने इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डाल दिए, आपने खुद खराब कर ली, या आपकी क्या कहते हैं काफ़ी टाइम तक ये ऐसी पड़ी रही और ये बंजर हो गई, अनकल्टिवेटेड हो गई, मतलब ये वाली आप लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं किस तरीके से नुकसान पहुंचता है हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है उपजाऊ वाली। कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाई रेन, रेन के ज़रिए आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है तो उसमें हमारी ये ख़राब हो जाती है, विंड में हो जाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लगे पड़े हैं, केमिकल डाल रहे हैं, खाद वाद लगा रहे हैं और लेके ख़राब कर ली। एंड रॉन्ग एग्रीकल्चर पार्टी प्रैक्टिस, मतलब एग्रीकल्चर आपको आती है नहीं, आप गए कि नहीं हम तो खेती करेंगे और उसमें तरीका दूसरा लगा दिया, लगना दूसरा था, तो उसकी वजह से ये खराबी हुई। इज कॉल्ड सॉइल एरोजन, और इन चीजों को क्या कहते हैं हम, सॉइल एरोजन, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है,
ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, रिमूव ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर, रिमूव जो आपकी टॉप सॉइल थी वो विंड एंड वाटर से रिमूव हो गई, ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड कर दी, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ ट्री द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज एरोडेड बाय एयर एंड वाटर, एयर और वाटर की वजह से हो गई आपकी, लिविंग लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, और आपने अपनी जमीन को छोड़ दिया काफी टाइम तक कि नहीं हम तो बाद में करेंगे, और वो पड़ी रही काफी टाइम तक और वो आपकी अनकल्टिवेटेड हो गई। अब आप उस पर स्टार्टिंग से मेहनत कीजिए। तो ये सॉइल एरोजन होता है, उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जो आपकी जमीन होती है वो खत्म हो जाना, ठीक है। करेंगे बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ सब्सटेंस जो होता है, द फ्लो ऑफ सब्सटेंस, तो इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो पहले नॉन लिविंग होता है, फिर लिविंग होता है, और फिर वापस से नॉन लिविंग में चेंज हो जाता है। तो इस साइकिल को कहते हैं साइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से सब्सटेंस जो है सबसे पहले वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है, फिर वो लिविंग होगा, फिर वापस से वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी साइकिल चलती रहती है सब्सटेंस की। द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम नॉन लिविंग to living and back to non-living is called the cycling of substance, ठीक है। अब देखते हैं द साइक्लिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जो केमिकल एलिमेंट्स की साइकिल होती है। केमिकल एलिमेंट्स कौन से हो गए आपके, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, वाटर, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। इन द बायोस्फीयर, ये जो होते हैं ये बायोस्फीयर में होते हैं, और बायोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल। अब इस साइकिल को ऑपरेट कौन कराता है, सॉइल, वाटर, एयर एंड बायोटिक फैक्टर्स। अब देखिए कौन सी साइकिल ऑपरेट करा रहे हैं, जैसे कार्बन की साइकिल है, इसको कार्बन की साइकिल हो गई, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, वाटर की। तो इस साइकिल को जो ऑपरेट करा रहे हैं वो करा रहे हैं सॉइल, वाटर, एयर एंड बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इसे ऑपरेट कराते हैं। एक निगाह और डालते हैं, द साइक्लिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and water in the biosphere is called, ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको हम क्या कहेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इट ऑपरेट्स थ्रू सॉइल, वाटर, एयर एंड बायोटिक फैक्टर्स, ये इसे ऑपरेट करा रहे हैं, ओके। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल आपका समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल किस तरीके से काम करती है। तो ये तो आप जानते हैं कि जैसे कि हमारी अर्थ पर सन रेज आई, तो उन्होंने वाटर हीट करा या इवेपोरेशन करा, तो उसकी वजह से जो वेफर्स बनती हैं पानी की, तो वो आपकी ऊपर जाती हैं और वो बादल में चेंज हो जाती हैं। प्लांट्स से ट्रांसपायरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ठीक है, सब्लिमेशन हो गया। तो ये जो चीज़ें जो हैं, अब जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये ट्रांसपायरेशन हो रहा है। अब ट्रांसपायरेशन कैसे हो रहा है, जैसे प्लांट्स की लीफ है, आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा मई एंड जून वाली गर्मी पड़ती है, तो मॉर्निंग के टाइम प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो बहुत, आपको देखने से ऐसा लगेगा बिल्कुल ताकतवर है, और जैसी शाम होती जाती है और वो धूप होती है तो शाम तक वो मुरझा जाती हैं। तो उस वक्त उस कंडीशन में उनका जो वाटर होता है वो सब उनमें से सन की हीट की वजह से ट्रांसपायरेशन हो जाता है उसका, तो वो निकल जाता है। अब वो जब मुरझा गई तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो वेपर की फॉर्म में ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखिए इस जगह पर ये ट्रांसपायरेशन हो रहा है प्लांट के साथ, ठीक है। अब प्लांट वापस से जो पानी जमीन के अंदर मौजूद था उसको वो लेगा, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और फिर रात भर में वो अपनी लीव्स को दोबारा से वैसा कर लेगा जैसे आपने लास्ट मॉर्निंग में देखा था। तो आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखेंगे तो वो आपको फिर वैसी लीफ दिखाई देगी। तो ऐसा लगता है जैसे प्लांट की डेथ हो गई, या ये अब नहीं उगेगा, उस कंडीशन की लीव्स हो जाती हैं, ठीक है। और जो थिक होती हैं लीव्स उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, वो जैसी थी वैसी ही रहती हैं, बस उनका ट्रांसपायरेशन जो होता है वो उनके पास होता है, लेकिन उनका भी ट्रांसपायरेशन होता है, लेकिन उनके पास रिजिड, मतलब वो मजबूत ज़्यादा होती हैं, थिक होती हैं, इस वजह से उनका मामला सेट हो जाता है। लेकिन जो पतली लीव्स होती हैं आप उन पे ध्यान देखिएगा वो मुरझा जाती हैं।
ठीक है। अब रिवर में पानी है, अब ह्यूमन बॉडी है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी में चल रहे हैं तो हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पसीना बहता है, तो उसमें भी हमारी बॉडी से ट्रांस वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में निकलता है। ठीक है। तो वो भी कहाँ जाके कलेक्ट हो रहा है, ऊपर जाके, मतलब बादल बना रहा है। अब ये साइकिल चलती चली गई, ठीक है, वाटर बने, अब रेन हो गई। अब जब रेन हुई तो उसके बाद क्या हुआ, ज्यादातर पानी जो है वो कलेक्ट हुआ रिवर में, और रिवर के जरिए वो कहाँ पहुंच गया, आपकी समुद्र में। ठीक है। अब समुद्र में तो हीट पड़ रही है, वहां से भी वाटर ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ठीक है। अब उसमें से कुछ पानी जो है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारी अर्थ ने। ठीक है। जब हमारी मिट्टी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, अंडरग्राउंड जो हमारी जमीन के वाटर लेवल होता है जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं, अब वो जो बारिश के जरिए जो पानी आया था वो कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लिया जमीन ने, तो वो जाके हमारे जो वाटर लेवल है उसके साथ मिक्स हो गया। ठीक है। और बाद बाकी पानी वापस से समुद्र में चला गया, या हमने डैम बना लिए, या आपके क्या कहते हैं, हमने उसे कलेक्ट कर लिया तालाब बना के या पॉन्ड बना के, हमने कलेक्ट कर लिया कि हम बाद में यूज कर लेंगे, तो वो चीज अलग होती है। लेकिन उसका भी यूज हम किस में कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हमें प्लांट्स की जरूरत हो रही है, तो इस तरीके से एक वाटर साइकिल चलती है। वाटर साइकिल का सिंपल फंडा है कि वेपर्स होंगी, इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा इसका, फिर ये क्लाउड की फॉर्म ले लेगा, सब्लिमेशन होता है तो उसमें ही वाटर ऊपर जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपका ये वापस से नीचे आने स्टार्ट हो गया, बारिश हुई, पानी वापस आ गया, तो यही साइकिल इसकी इस तरीके से सर्किल में साइकिल चलती रहती है। ये बार बार आपकी यही साइकिल रिपीट होगी। ओके। तो इस तरीके से वाटर साइकिल वर्क करती है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉल ऑन द लैंड एज रेन। तो जितनी भी पानी इवेपोरेट होता है वो वापस किस फॉर्म में आता है, रेन की फॉर्म में, एंड लेटर फ्लॉक्स बैक इनटू द सी, और वो किस में जाता है, सी में जाता है। रिवर इज नॉन एज वाटर साइकिल, सी या रिवर्स, और इसको ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। व्हेन सनशाइन वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली। जब सनशाइन होती है तो वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। फ्रॉम द वाटर बॉडीज, पानी समुद्र से, एंड फॉर्म वाटर वेपर की फॉर्म से। दिस वाटर वेपर राइज अप एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये राइज करेगा, जाहिर सी बात है, वेपर की फॉर्म में पानी है तो ये ऊपर उड़ता है और जाके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उड़ने के बाद ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, एंड यूज इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उस वाटर का यूज वो कब करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे ऑल्सो लूज, इस बात को आप याद रखिएगा, ये वाटर लूज कब करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो प्लांट्स हमारे होते हैं जब वो वाटर लूज करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांस ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। द वाटर वेपर प्रोड्यूस बाय ट्रांसपायरेशन। जो वाटर वेपर्स होती हैं वो किससे प्रोड्यूस्ड होती हैं, ट्रांसपायरेशन से। ऑल्सो गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और जब वो वेपर की फॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि वो एटमॉस्फेयर में ही जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। तो अब हम बात करेंगे रेस्पायरेशन एंड इवेपोरेशन की, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनिमल बॉडी। अब वो एनिमल बॉडी की सरफेस से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब एनिमल बॉडी से कैसे प्रोड्यूस हो रही है, अब जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारी आपने देखा होगा कि गर्मी की वजह से जब गर्मी ज़्यादा हो तो बॉडी पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होता है। तो पानी जो होता है उस वक्त हमें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप ये चीज़ देख भी सकते हैं कि आपकी बॉडी से स्टीम कैसे निकलती है। जब सर्दी हो तो आप देखते हैं कि आप अगर आपके मुंह से धुआं सा निकलने लगता है तो वो आप समझ सकते हैं कि ये भी इवेपोरेशन हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी से वेपर्स निकल रही हैं।
ठीक है, प्रोड्यूस वाटर वेपर विच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो भी एटमॉस्फेयर में ही जाके कलेक्ट होंगी। ठीक है, द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स टू रेन। अब देखिए इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उसका कंडेंसेशन होता है, और वो किस चीज को लीड करती है, रेन को। उसके बाद रेन होगी, ठीक है। और जो विंटर का टाइम होता है, द वाटर फॉल्स डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ ड्यू और स्नो। और देखिए, जब विंटर का टाइम होता है तो आपने देखा होगा कि जब सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं तो बहुत सी जगहों पर बर्फ गिरने लगती है, या आपको कोहरा देखने को मिलेगा। ओस बोलते हैं जैसे ड्यू की फॉर्म में। तो जब विंटर का टाइम होता है उस वक्त पानी जो है वो स्नो एंड ड्यू की फॉर्म में जमीन पर आ जाता है। ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पानी आसमान से नीचे आया बारिश ये ड्यू या स्नो की फॉर्म में, अब वो डायरेक्ट वापस चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। फ्लो बैक इनटू द सी, और वो वापस कहाँ जाता है, सी में। जो पानी सब कलेक्ट हुआ उसके बाद जितना एब्जॉर्ब कर सकती थी अर्थ एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद वो रिवर्स से होता हुआ सी में चला गया। सो सम ऑफ इट seeps into the soil and become part of the underground reservoir of the fresh water। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि पानी आया तो जितना सी में गया, जितना जमीन एब्जॉर्ब कर सकती थी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको पार्ट किसका बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर का। और बाद बाकी पानी कहाँ चला गया, आपका सी के अंदर। ठीक है, द अंडरग्राउंड वाटर इज अगेन टेक टेकन बाई प्लांट्स एंड वाटर साइकिल कंटिन्यूसली। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो उसका जो पानी कौन लेता है, प्लांट्स रूट के थ्रू एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वाटर साइकिल इसी तरह कंटिन्यूस चलती रहती है। प्लांट रूट ने वाटर एब्सॉर्ब करा, ठीक है, लीव्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन हो गया। अब वो जाकर कलेक्ट कहाँ हो गया, एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर में बादल की फॉर्म में वो आपका बादल में कलेक्ट हो गया। उसके बाद वो नीचे कैसे आया, स्नो ड्यू, ठीक है, और रेन की फॉर्म में वो नीचे आ गया। और उसके बाद जितना जमीन एब्जॉर्ब कर सकती थी करा, और बाद बाकी पानी कहाँ चला गया, सी में। तो ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। ओके ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। तो देखिए, ऑक्सीजन जो होता है हम लोग जो सांस लेने के लिए यूज करते हैं, यानी कि रेस्पायरेशन के लिए हम जो यूज करते हैं वो ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब हम एनिमल्स हुए या ह्यूमंस हुए वो अपने जिंदा रहने के लिए जिस गैस का यूज करते हैं वो होती है ऑक्सीजन। यानी कि वो ऑक्सीजन लेंगे, और जब वो रिलीज करते हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, जब वो CO2 रिलीज करेंगे तो अब CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं प्लांट्स। अब जब प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो प्लांट भी तो कोई गैस रिलीज करेंगे। तो प्लांट्स जो गैस रिलीज करते हैं वो है आपकी ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन को फिर हमने वापस रेस्पायरेशन में यूज कर लिया, और हमने फिर क्या रिलीज करी, CO2। और फिर प्लांट ने वो CO2 एब्जॉर्ब करी और रिलीज क्या करी, O2। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये CO2 छोड़ी काऊ ने या एनिमल्स ने, तो प्लांट ने एब्जॉर्ब करी। अब यहाँ से जो इंडस्ट्रीज में से जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो उनको जो एब्जॉर्ब करा वो भी प्लांट्स ने करा। अब प्लांट्स जो रिलीज कर रहे हैं, देखिए फोटोलाइसिस फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्लांट रिलीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं O2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब उस O2 को वापस किसने लिया, एनिमल रेस्पायरेशन ने, एनिमल ने फिर यूज कर लिया। और इसी तरह इंडस्ट्रियल कंबशन ने भी इसका यूज करा। ठीक है, O2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती जाती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो 21% है। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 21% है।
the cyclic process by which oxygen element is circulate continuously through the living and non-living components of the biosphere constitute ऑक्सीजन साइकिल। तो देखिए ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब उसको एब्जॉर्ब हमने करा, ठीक है। उसके बाद प्लांट ने CO2 को एब्जॉर्ब करा, CO2 के बाद उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करी। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन साइकिल वर्क करती है। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, ऑल्सो टेकन इन ऑक्सीजन। वो जब डिकम्पोज हो रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म उस वक्त वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब वो डिके होते हैं यानी कि वो सड़ने गलने लगते हैं, उस टाइम वो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं CO2 एंड वाटर। वो CO2 और वाटर को रिलीज करेंगे, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट्स, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस। दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज बाय ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अब देखा आपने, मैंने वही बात कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन उन्होंने हमें दी उसको हमने एब्जॉर्ब करा और एनिमल्स ने एब्जॉर्ब करा। दस द ऑक्सीजन साइकिल कीप रिपीटिंग इन नेचर, और नेचर में ये ऑक्सीजन साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अगर ऐसा ना ही हो, अगर ऑक्सीजन साइकिल रिपीट ही ना हो तो लाइफ फॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए प्लांट्स लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अब बात करते हैं हम कार्बन साइकिल की, ठीक है। देखिए वही सब कुछ है। इसमें क्या होता है, हमने जो रिलीज करी गैस वो थी CO2, ठीक है। अब उस CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है प्लांट, ठीक है। अब इसको देखिए आप, अब CO2 आपको ये तो पता है एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं उनके थ्रू CO2 रिलीज होता है रेस्पायरेशन के टाइम पर। उसके अलावा भी CO2 कैसे रिलीज होता है, अब जो फॉसिल्स होते हैं एंड फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनमें से उनको जलाने पर जो गैस रिलीज होती है वो भी CO2 होती है। वो कार्बन गैस होती है, उसमें CO2 होती है, ठीक है। तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, प्लांट करेगा। तो ये साइकिल भी इसी तरह रिपीट होती है जिस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की परसेंटेज है वो 0.03 से 0.04% है। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ CO2, और वो जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो फॉर्म है CO2 की। कार्बन साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एलिमेंट कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। अब जो कार्बन साइकिल होती है उसको मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। अब कार्बन जो होता है वो बहुत सारी फॉर्म्स की वेरियस फॉर्म्स होती हैं उसकी, जिसमें वो अर्थ पर पाया जाता है, ओके। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो किस, एस कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कैन ऑल्सो अकर एज कार्बोनेट्स। कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, साल्ट्स इन मिनरल्स। और ये साल्ट्स जो होते हैं ये मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन इज द असेंशियल पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन देखिए हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी असेंशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, कार्बन। तो देखिए एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट, फिर होता है प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो इसमें भी कार्बन रोल प्ले करेगा। देखिए बिना
आप केमिकल रिएक्शन करिए केमिस्ट्री में, आपको कार्बन तो देखने को मिलना ही मिलना है हर जगह। कार्बन साइकिल कीप्स द लेवल ऑफ CO2 कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। और कार्बन साइकिल जो होती है ये CO2 का लेवल कांस्टेंट रखती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका कार्बन समझ में आ गया होगा। देखिए कार्बन, आप केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन करेंगे उसमें आपको कार्बन साइकिल दिखानी है, उसमें आपके कार्बन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जो कार्बन के बारे में हम देखते हैं, कार्बन को 3 स्टेप्स में देखते हैं। द कार्बन साइकिल स्टार्ट इन द प्लांट्स एज स्टेप 1, प्लांट यूज CO2 इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 को यूज करते हैं एटमॉस्फेयर से, कन्वर्टेड। देखिए प्लांट्स जो CO2 को एब्सॉर्ब करेंगे, अब उसे कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट पड़ेगी तो उसकी प्रेजेंस में जो प्लांट्स ने CO2 यूज करी है एटमॉस्फेयर से, उसे वो चेंज करेगा ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो जिस प्रोसेस के थ्रू करेगा उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, ओके। और convert into glucose in the presence of sunlight, the process of photosynthesis. Plants and animals break these carbohydrates for energy and release CO2 through respiration. अब plants and animals हैं, ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। किस लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है प्लांट्स और एनिमल्स को। अब जब वो रिलीज करेगी एनर्जी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब एनर्जी रिलीज करेगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, और वो रिलीज होने के बाद किस फॉर्म में पहुंच जाएगा? रिलीज CO2 थ्रू रेस्पायरेशन, और वो रेस्पायरेशन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। स्टेप सेकंड देखते हैं। व्हेन द प्लांट एंड एनिमल डाई, फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज्ड, द डेड रिमेन्स, दिस रिलीज द कार्बन इन द रिमेन एज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जितने भी, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ हो गई, अब वो डिकम्पोज होते हैं, तो उसके बाद जब वो रिलीज करते हैं तो वो जो गैस रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओके। स्टेप 3 देखते हैं। सम ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गेट बरीड अंडर द अर्थ अंडर सर्टेन टेम्परेचर, द प्रेशर गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। अब देखिए जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल जमीन के अंदर दबे हुए हैं और उन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर मिल गया, तो उसमें वो चेंज हो जाते हैं कोयले में, कोल में चेंज हो जाएंगे या पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। अब जब वो पेट्रोलियम फ्यूल्स हम यूज करते हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम में और कोल में चेंज हो रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स जो दबे हुए हैं, उन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए कोल में या पेट्रोलियम में चेंज होने के लिए। अब उस कोयले का या पेट्रोल का हमने यूज करा, तो उसके बाद जो हम रिलीज कर रहे हैं उनको ये यूज करने पे, तो वो CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। ऑन बर्निंग दीज फ्यूल्स CO2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो CO2 का रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, अब इसको कोई भी प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता, तो इसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको प्लांट के लिए कन्वर्ट करते हैं और इजी करते हैं, और उसके बाद प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है उसके बाद जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं तो उन्होंने इन प्लांट्स को खा लिया, ठीक है। उसके बाद इनका जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसमें इनका अमोनिफिकेशन हो गया, उसके बाद ये NH4 हो गए, ठीक है। NH4 में ये देखिए आप अमोनिफिकेशन हो गया, ये NH4 हो गया, उसके बाद ये NO2 में हो गया। फिर इसी तरीके से नाइट्रिफिकेशन होता है और इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कराते हैं, ठीक है। इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है कि प्लांट ने एब्जॉर्ब करा और हमने बहुत यूज करा। अब जो लाइटिंग होती है, लाइटनिंग का क्या काम होता है, जैसे कि कहीं पर बिजली गिरी, जब बारिश होती है उस दौरान आप देखते हैं लाइटनिंग होती है, तो उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उसको यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देती है और वो अर्थ जमीन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उस टाइम पे ये इजी हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन passes from the atmosphere to the soil
and organism, and they then is eventually released back into the atmosphere is called nitrogen cycle. देखिए ये सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है नाइट्रोजन पास हुई एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और वो सॉइल में मिक्स हुई, उसके बाद ऑर्गेनिज्म ने उसे लिया या प्लांट्स ने लिया, और फिर उसके बाद वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल जो चलती जाती है ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। ओके, नाइट्रोजन जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो 78% है, ठीक है। 78% जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजन गैस है। ओके, नाइट्रोजन इज असेंशियली कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। अब जो नाइट्रोजन जो है वो असेंशियल है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लाइक डीएनए, आरएनए, विटामिन एंड क्लोरोफिल के लिए। ओके, आप जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। डीएनए, आरएनए तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे पास है, विटामिन्स है, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रेडिली। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसे डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर पाते। इट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर, और इसको जो फिक्स्ड करने का काम करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है, मतलब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है या आपके लिए इजी बनाता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं राइजोबियम। लाइक इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इन द रूट ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया बैठे होते हैं और ये प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को इजी बनाते हैं एब्सॉर्ब करने के लिए। देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो ये आपका जो है ये लेग्यूम प्लांट की रूट्स है, तो इसमें कुछ इस तरीके के बने होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर स्टे करते हैं और इनको इजी बनाते हैं। तो बहुत सी जगह बैक्टीरियाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। दीज बैक्टीरियाज कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अब ये जो बैक्टीरिया बैठे हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर रहे हैं? अमोनिया में, विच इज यूटिलाइज्ड बाई प्लांट्स। और ये यूटिलाइज्ड किसके लिए हो रही है? प्लांट के लिए। प्लांट के लिए इन्होंने इसे अमोनिया में चेंज कर दिया और तुम इसे एब्जॉर्ब कर लो। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अलोंग विथ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं, इन द सॉइल अचीव 90% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये सॉइल में 90% नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देते हैं। लाइटनिंग प्लेस, अब देखिए जो लाइटनिंग वाली बात थी वो यहाँ आई। लाइटनिंग प्लेस एन इन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो लाइटनिंग है यानी कि बिजली का जो रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो इम्पोर्टेंट रोल है। किस तरीके से वो देखते हैं? व्हेन लाइटनिंग अकर्स द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, लाइटनिंग का जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को एंड वाटर इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। वो किस में चेंज कर देता है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में चेंज कर देती है। लाइटनिंग जो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में चेंज कर देती है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स डिजोल्व इन वाटर। अब जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं वो डिजोल्व किस में हो जाते हैं? वाटर में। एंड आर रेडिली यूज्ड बाय एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें ये यूज हो जाते हैं। अमोनिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। अमोनिफिकेशन, ठीक, इट इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू सॉइल। अब जो डेड और जैसे बैक्टीरिया है, अब जैसे कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है
उसको ये डिकम्पोज करते हैं और उसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं और वो अमोनिया कहाँ मिक्स हो जाती है? सॉइल में। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है वो देखते हैं हम। इट इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। अब जो अमोनिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है आपका? इट इज द प्रोसेस बाय विच it is the process by which nitrates are convert into atmospheric nitrogen। अब जिसमें नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में तो उसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, अब देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें चेंज हो रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन के बाद। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई इसकी एंड एसिमिलेशन हो गई, उसके बाद ये अमोनिफिकेशन हुआ इसका, फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन होने के बाद इसका डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो गई। तो साइकिल जो है घूम फिर के वहीं आ गई। ठीक है, आप फ्लो चार्ट ऑफ शो इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इसी तरीके से वर्क करता है। अब देखते हैं व्हाट यू हैव लर्न। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। तो जो लाइफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है वो किन पे डिपेंड कर रही है? सॉइल पे करती है, वाटर पे करती है, एयर पे करती है, और सन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। ओके, अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉज विंड। अब विंड कैसे आती है? जो हीटिंग होती है लैंड एंड वाटर पर, उसकी वजह से तेज हवाएं या विंड चलती है। ठीक है, evaporation of water from water bodies and subsequent condensation give us rain। तो evaporation हुआ, उसके बाद जो वाटर का कंडेंसेशन हुआ उसके बाद हमें रेन मिलती है। ओके, ये हमने अभी डिस्कस करा। रेनफॉल पैटर्न्स डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न इन एन एरिया। ठीक है, रेनफॉल का जो होता है पैटर्न होता है ऑफ द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न इन एन एरियाज में। ठीक है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन इन अ साइक्लिक फैशन। जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका यूज हम अगेन एंड अगेन करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक फैशंस। दिस लीड्स टू ए सर्टेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। और ये एक बैलेंस बनाता है बायोस्फीयर का। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हार्म द बायोडाइवर्सिटी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी एयर, वाटर एंड सॉइल अफेक्टेड होगी या पोल्यूटेड होगी तो उसकी वजह से आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा और जो आपके बायोस्फीयर को भी हार्म पहुंचाएगा। ओके, वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज देम इन अ सस्टेनेबल मैनर। अब देखिए हमें जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें रिजर्व करने की ज़रूरत है, मतलब इकट्ठा करने की ज़रूरत है और उन्हें हमें अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना हो। अब पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करें तो उसकी वजह से आने वाली जनरेशन को दिक्कत हो सकती है और हो सकता है आपको ही हो जाए, तो कोई पता नहीं है। तो इसीलिए अपने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने का तरीका चेंज करना चाहिए और उन्हें एक बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, व्हाई इज द एटमॉस्फेयर असेंशियल फॉर लाइफ? कि एटमॉस्फेयर असेंशियल क्यों है लाइफ के लिए? ठीक है, देखिए अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि मून पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं लेकिन वहाँ पर लाइफ एटमॉस्फेयर ही नहीं है जिस वजह से वहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए बहुत सारे प्लैनेट्स पर रिसर्च होती रहती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है या यहाँ का कैसा है। तो बहुत से प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ। तो इसीलिए अर्थ पर जो है एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, CO2 गैसेस होती हैं और जो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो आंसर है द एटमॉस्फेयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड of various main gases like O2, N2 and CO2 which are the basis of living of microorganisms, plants and animals। तो ये जो है एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वेरियस टाइप की, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिक्स है। फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है। द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज द कॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर होता है वो उस टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, प्रोसेस लाइक रेस्पायरेशन यानी कि सांस लेना, बर्निंग एंड कंबशन आर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। तो ये सब जो चीजें हैं ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। द एटमॉस्फेयर इज द मेन रीजन टू रिस्ट्रिक्ट यूवी रेज इनटू द अर्थ। अब देखिए जो सनलाइट से हमारी लाइट्स आती हैं वो एटमॉस्फेयर से उस लाइट में यूवी रेज होती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से रुक जाती हैं और वो अर्थ तक नहीं आ पाती। तो अर्थ पे जो सनलाइट आती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है। तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो यूवी रेस को रोक लेता है, यानी कि उन्हें जाने की अनुमति नहीं देता कि आप नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आने लगे तो एटमॉस्फेयर का फिर कोई काम नहीं रहेगा और हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई इज वाटर असेंशियल फॉर लाइफ। कि वाटर लाइफ के लिए असेंशियल क्यों है। ठीक है, देखिए नॉर्मल सी बात है, वाटर का जो रोल है हमारी लाइफ में और लिविंग्स में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके काफी रीजन है जो वाटर हमारे लिए असेंशियल है। मोस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शंस अकर व्हेन सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर। जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं सब्सटेंस की वो किस में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में। दस ऑल सेलुलर प्रोसेस नीड वाटर एज ए मीडियम टू टेक अ प्लेस। अब जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती हैं वो वाटर को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस नीड वाटर एज ए मीडियम। अब जितने भी बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सब्सटेंस के वो वाटर मीडियम में होते हैं। ओके, इसके अलावा भी वाटर जो है बहुत ज्यादा इसके पॉइंट्स हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द सॉइल। आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्स। तो सॉइल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल पर डिपेंड क्यों करता है। ठीक है, टोटली वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज ए सोर्स। तो वाटर किस तरीके से इंडिपेंडेंट करता है सॉइल रिसोर्सेज पे वो देखते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर अ लिविंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करते हैं। प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द सॉइल। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को ऑब्टेन करते हैं और मिनरल्स को करते हैं सॉइल के थ्रू एंड प्रिपेयर देयर फूड, और वो बनाते हैं अपना खाना। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल्स बिकॉज द माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन द सॉइल इन वाटर आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब बहुत से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल पे ग्रो करते हैं और उसके बाद वाटर उनके लिए वाटर आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। वाटर माइक्रोब्स ग्रोइंग करते हैं सॉइल में और उसके बाद वो वाटर में चले जाते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर आर द मेन एंड चीफ एलिमेंट ऑफ द फूड चेन। अब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो फूड चेन का मेन एलिमेंट होता है। ठीक है, वेरियस माइक्रोब्स फाउंड इन सॉइल हेल्प इन द डिकम्पोजिशन। अब बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं और वो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड प्लांट्स का, एनिमल इन वाटर।
एनिमल्स का करते हैं, which helps in returning the nutrients and elements back to the water। अब क्या होता है, जब उन्होंने उनका डिकम्पोजिशन कर दिया तो वो एनिमल्स क्या है, वाटर में चले गए और वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन एंड एलिमेंट्स बैक टू द वाटर, पानी में ले जाने के लिए। तो ये जो है सॉइल की वो है, आप इसको एक बार अच्छी तरह और देख लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ सकती हैं, मैंने आपको थ्योरी में करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड इन न्यूज़पेपर, हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रिडिक्ट द वेदर। आपने देखा होगा कि न्यूज़ पे टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है या वेदर के बारे में बताया जाता है कि आज मौसम ऐसा रहेगा, न्यूज़पेपर में बताया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो एक मौसम विभाग जो होता है, मतलब जो वेदर की रिपोर्ट्स देता है, उनके पास अलग अलग टेम्परेचर, रेन मतलब बारिश कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी स्पीड से है, ठीक है। तो इन सबको नापने के लिए अलग अलग इसके वो होते हैं इनके पास मीटर, कि ये किस तरीके से हम इसे मेजर करें। तो जब ये उन सबको मेजर करने के बाद एक डाटा निकालते हैं तो वो टेलीविजन या न्यूज़ रिपोर्ट्स को दी जाता है। तो इसके लिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। ठीक, आंसर देखते हैं। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो डाटा कलेक्ट करता है वेदर का, सच एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, जिसमें ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नापेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी देखेगा, रेनफॉल देखेगा, विंड स्पीड देखेगा और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। दे आर एबल टू स्टडी दीज एलिमेंट्स यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए ये इनको नाप सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं कि कैसा क्या रहेगा। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज मेजर बाई ए थर्मोमीटर। अब जो टेम्परेचर नापते हैं वो थर्मामीटर से नापते हैं, और जो नॉन एज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। रेन फॉल इज मेजरिंग बाई एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज द रेन गॉग। तो रेन जिससे नापते हैं उसे हम कहते हैं रेन गॉग। विंड स्पीड इज मेजर बाई एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से रेन नापी जाती है। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, और बहुत सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके जरिए ये ह्यूमिडिटी को नाप लेते हैं। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट निकल के आती है जो बाद में टेलीविजन या न्यूज़ वाले हमें जो बताते हैं, तो वो इस बेसिस पे बताते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। देखते नहीं हैं आप, हल्की बारिश होगी या आज थोड़ी धूप खिली हुई होगी, इस तरीके से आपका आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर। अब जो एयर का पॉल्यूशन लेवल है वो क्यों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वाटर बॉडीज एंड सॉइल, वाटर का और सॉइल का। डू यू थिंक दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटीज टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प इज रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। क्या आप कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं ये वाला। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉल्यूशन का मेन जड़ है वो है ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है उनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, और वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिसाइल लॉन्च कर दी, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए, और उसके बाद बाइक्स, कार हैं, ये ओवर चल रही हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, फैक्ट्रीज से। तो एयर पॉल्यूशन का कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, कम ज़रूर हो सकता है। आप इन पे अगर थोड़ा कंट्रोल करो तो उनकी वजह से आपको कम हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन रीजन फॉर द पॉल्यूशन ऑफ द एयर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो मेन रीजन है एयर पॉल्यूशन का। एयर इज द मीडियम ऑफ स्प्रेड पॉल्यूटेंट्स इनटू वेरियस सोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल। अब जो एयर जो है वो मीडियम है वेरियस सोर्सेज का, लाइक वाटर एंड सॉइल का, ठीक है। Hence we can say that limiting activities in certain place
will definitely help air pollution to be controlled to some extent। तो आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प हो सकती है। ले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट का, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट किस तरीके से हमारी एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज की क्वालिटी को बेहतर बना देता है। ठीक है, देखते हैं। तो आंसर है एयर। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर की। फॉरेस्ट जो होता है वो अगर फॉरेस्ट है तो ये बात आप ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन आ रही है फॉरेस्ट से आ रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो ओशियन से आती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट की हम बात करें तो फॉरेस्ट हमारी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर जो जंगल होते हैं उसमें किसी भी तरीके की पॉल्यूशन हो एयर में, वो उसे प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, तो और वो ऑक्सीजन लेवल और बेहतर कर देता है। ठीक है, फॉरेस्ट हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर बाय एब्सॉर्बिंग ऑल काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स। फॉरेस्ट help in increase the oxygen level in the air by absorbing carbon dioxide। देखिए, ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन जो होते हैं, जितने भी तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, फॉरेस्ट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है और इंक्रीज करता है ऑक्सीजन लेवल को जो एयर में मौजूद है। बाई एब्जॉर्बिंग, किसके जरिए एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि फॉरेस्ट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ही तो करेगा। ट्रांसपायरेशन हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब जो ट्रांसपायरेशन होती है वो हेल्प करती है टेम्परेचर मेंटेन करने को। ठीक है, और सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद हेल्प करती है क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ट्रांसपायरेशन होगी तो जाहिर सी बात है बादल बनेंगे। ठीक है, और जब क्लाउड्स बनेंगे तो वो बारिश भी करेंगे। अब बात करते हैं सॉइल की। अब फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए? देखिए, बाढ़ आ जाए या कितनी भी बारिश हो जाए, तो जो सॉइल होती है, उस फॉरेस्ट जो होता है वो अपने आसपास की सॉइल को जाने नहीं देता, यानी कि बहने नहीं देता। वो उसे पकड़ के रखता है अपनी रूट्स के थ्रू। तो इसीलिए जो सॉइल एरोजन होता है वो नहीं हो पाता फॉरेस्ट में। ठीक है, plant in forest hold the soil, thereby preventing soil erosion, adds nutrients to the soil as a lot of vegetation। अब क्या होता है, जितनी भी सॉइल होती है उसमें ऐड करता है न्यूट्रिशंस को। ठीक है, अब देखा होगा आपने, डिकम्पोज हो जाते हैं जो पत्ते पत्ते, वो कहाँ जाके मिल जाते हैं? सॉइल में। तो उन पत्तों से जो न्यूट्रिशन निकले होगा वो उसी सॉइल में तो एब्जॉर्ब है, तो वहाँ की सॉइल बेहतर हो जाती है एब्जॉर्ब करके। प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट गेट्स डिकम्पोज्ड। ठीक है, वेजिटेशन के लिए वो सॉइल बेहतर हो जाती है क्योंकि वहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंकिंग रेन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन अंडरग्राउंड लेवल्स। तो क्या होता है, फॉरेस्ट जो है वो बारिश लाने के लिए काम करता है। मतलब फॉरेस्ट जो है वो ब्रिंगिंग रेन, मतलब वो बारिश लाएगा और इंक्रीज करेगा वाटर लेवल को जो आपके अंडरग्राउंड में है। अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है उसको फॉरेस्ट इंक्रीज कर देता है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारा पानी तो इतने फुट पे चला गया। कहीं कहीं जो पानी के लिए नल खोदे जाते हैं तो किसी किसी का 500 फुट भी खुद जाता है, तो वहां तक पानी पहुंच जाता है। और कहीं कहीं खाली 20 फुट पे ही आ जाता है या 50 फुट पे पानी आ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन जगहों पे फॉरेस्ट होते हैं और वहां पर पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स होता है वो उसका लेवल अप होता है। और जो सिटीज में आते हैं, हम लोग जंगल काट के शहर बना लेते हैं, तो धीरे धीरे पानी यूज करते जाते हैं। अब हम लोग वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ का पानी का लेवल नीचे चला जाता है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से डिफरेंस होता है वाटर लेवल में। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आई हो, या आपका ये कंप्लीट हो गया, या इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे चैनल ग्रुप दोनों है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे
वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। ओके, इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।